आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सारा कुछ। और लास्ट वीडियो का एंडिंग हमने किया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकर, ठीक है। तो चलिए आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पूरे तरीके से खत्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इसका मतलब दिस रिलेट्स टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट। इजी, टेक इट इजी। क्या बोला कि इस पर्टिकुलर डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केयरफुली सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो रिसोर्स है, हमारा जो फाइनेंस है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है कि करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। आप सभी को मालूम है एसेट्स दो ही तरीके के होते हैं, चाहे तो वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, चाहे तो वो करेंट एसेट्स होते हैं। सर क्या होता है फिक्स्ड और करेंट? फिक्स्ड एसेट्स का मतलब जो एक साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगा, और करेंट एसेट्स का मतलब जो एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो करेंट एसेट है। और जो बियॉन्ड 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होगा या आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। इफ डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स इज टेकन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कोई डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डिसीजन को क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का 2 नाम है। देखो एग्जामिनर जो है कभी कभी घुमाने के लिए आपको बोल देगा भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन को एक्सप्लेन करो। आपको आता सब कुछ है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, रीजन आपको पता ही नहीं है भाई इसका दूसरा नाम भी है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करता है। अभी हम आपको बोले ना कि चाहे तो आप ये सिलेक्शन ऑफ एसेट्स के बारे में यहाँ पर सोचते हैं, विच मीन्स कि चाहे तो आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच बेसिकली रेफर्स टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना बाबू। जैसे मशीन खरीदना, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, प्लांट वगैरह खरीदना, ये 1-2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में हमको रिटर्न देना थोड़े शुरू करेगा। ये तो हमको सालों बाद रिटर्न देना शुरू करेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल लेट से आप किसी होटल को बनाते हो, लेट से कि ताज होटल आप बनाते हो, ठीक है। आपने एक नया ताज होटल बनाया किसी नए लोकेशन पे, जिसमें 200 से ऊपर रूम्स होंगे, भयंकर सर्विसेज होंगी, सब कुछ बेस्ट होगा। क्या ताज होटल एक दिन में, उतना बड़ा ताज होटल एक दिन में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा? नहीं बाबू नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और जो टाइम लगेगा तो क्या बनते के साथ ही वो एकदम उस पर रिटर्न्स आना शुरू हो जाएगा? नहीं, रिटर्न्स आने में भी टाइम लगेगा। तो वही बोला, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का यहाँ पे बात होता है। यहाँ छोटा मोटा टाइम का बात नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ 2 साल 3 साल के बाद ही रिटर्न आना शुरू होता है यहाँ सब में, जो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स को लेके उसमें। सेकंड पॉइंट पे आइए, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। अच्छा अब आप ही बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप एक ताज होटल का एक नया होटल खोल रहे हो किसी नए लोकेशन पे, तो यार 5 करोड़ 10 करोड़ में खुल जाएगा क्या? 200 रूम प्लस अच्छा सा स्विमिंग पूल प्लस रेस्टोरेंट प्लस बार प्लस खेलने का सब कुछ, हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। छोटे मोटे अमाउंट में बनेगा क्या? नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सबसे पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है सर, बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये इसमें लार्ज फंड होते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा पैसा का बात नहीं होगा, यहाँ करोड़ों का बात होता है। 50 करोड़ 100 करोड़, सोचो ना, आज 50-100 करोड़ लगाओगे तब 2-3 साल बाद जाके वो कंप्लीटली बनेगा, फिर वहां से आना रिटर्न आना शुरू होगा। तो वही तो बात यहाँ बोला। तीसरा, रिस्क इन्वॉल्व। आप सभी को पता है, मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए? सर 10 लाख रुपए लगाए मैंने। तो आपका रिस्क कितना हो गया? सर 10 लाख का ही तो हुआ। ये क्या गोगा सवाल पूछ रहे हैं? ठीक है, देखिए ना, कंसेप्ट डील कर रहे हैं हम आपसे। आप सपोज करो आपने 10 करोड़ रुपए लगाए, तो रिस्क कितना हो गया? सर 10 करोड़ हो गया। तो वही तो बोला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व रहता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो वही तो बात है, समझ रहे हो? चौथा हमारे पास आता है इरिवर्सिबल डिसीजन। इसको हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे रिस्क इन्वॉल्व को।
एट द एंड आराम से देखते जाइए बस। इरिवर्सिबल डिसीजन, इरिवर्सिबल क्या होता है सर? जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार जो चीज डिसीजन ले लिए हम लोग, वो हम लोग पीछे नहीं हट सकते। कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं फर्म में, या फिर कभी कभी ऐसा कंपनी कुछ डिसीजन ले लेता है जिसको आप चाह के भी रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ताज होटल का एग्जाम्पल लेते हैं, वो ऐसे लोकेशन पे अपना होटल बना दिया जहां पर उतना टूरिज्म है ही नहीं। सर वो नहीं बनाएगा तो हम कहाँ कह रहे हैं वो बनाएगा? हम कह रहे हैं मान के चलो ताज होटल ऐसी जगह पे अपना एक होटल बना देता है जहां पर उसके पास उस लोकेशन में टूरिस्ट फैसिलिटी है ही नहीं, लोग आएंगे नहीं टूरिज्म के लिए, तो लोग क्यों जाएंगे उस पर्टिकुलर होटल में? समझ रहे हो? जैसे गोवा एक हब है एक तरीके का टूरिज्म का बाबू। तो देखते हो गोवा के, मतलब गोवा में हर जगह पे होटल रहता है क्या? गया में वैसे ही होटल रहेगा क्या? पटना में हर जगह पे होटल रहेगा क्या? नहीं, एक हब होता है, एक लोकेशन होता है, आपको लोकेशन डिसाइड करना होगा। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो बाबू फिर वो इरिवर्सिबल डिसीजन है। होटल बन गया, होटल तोड़ दो, अब तुम कुछ करो, जो पैसा लगना था वो लग गया, अब उसमें वापस होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं? क्या होता है सर इसका मतलब? इसका मतलब होता है बाबू कि इन तीनों में अगर कुछ भी आया चेंज तो मेरा डिसीजन ही बदल जाएगा। कैसे सर? आओ ना समझते हैं। हड़बड़ाना क्या है, तुम्हारे हाथ में ही तो है। हम चाहो तो हमको पॉज कर लो, चाहो तो हमको फास्ट फॉरवर्ड कर लो। चलो इधर देखो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? कैश फ्लो ऑफ द, अरे मिट गया दोस्त, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हमको प्रोजेक्ट का कैश फ्लो देखना है। प्रोजेक्ट का कैश फ्लो क्या होता है सर? वो छोड़िए, पहले बताइए प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट का मतलब जिस पर्टिकुलर चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। उसका कैश फ्लो देखो कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से कुछ कैश फ्लो जनरेट होगा क्या? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन को डे टू डे रूटीन्स को कंप्लीट करने के लिए कैश का जरूरत पड़ता है। अब आप बहुत बड़े कंपनी के बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपके पास कैश ही नहीं रहता है तो क्या फायदा उतने बड़े बिजनेसमैन होने का? लोगों को तो यही लगेगा ना, आप अपने आप को फुल्ली इन्वेस्टेड रखते हो, आपने हर जगह अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है। आप कोई एम्प्लॉय आता है या फिर कोई मेहमान आता है या फिर कोई अच्छा कस्टमर आता है, आप उसको चाय पानी नहीं दे सकते हो, कैश नहीं है, तो फिर क्या फायदा उतने बड़े बिजनेसमैन होने का? तो आपको ये देखना है कि आपके पास कैश फ्लो है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से खर्च होते हैं ना रेगुलर बेसिस पे। जैसे ताज होटल बनना है तो वहां पर हमारा मजदूर लोग काम करेंगे, तो मजदूर लोग क्या डेली आएंगे जाएंगे लोकेशन पे? नहीं, वो लोग एक साइड में वहीं पर अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक छोटा सा टेम्पररी बेसिस पे घर बना लेते हैं जहां पर वो लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको भी तो मैनेज करने के लिए कैश चाहिए होगा ना। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां से मेरे को क्या मिलते रहे? थोड़ा बहुत कैश फ्लो जनरेट होता रहे, ताकि हम वर्किंग कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम नहीं करेंगे। देखो मेरा डिसीजन बदल गया ना, अगर वहां से कैश फ्लो आएगा तो भैया हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सुनो ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, सुनो ना। दो प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। मान के चलो प्रोजेक्ट ए से तुमको 10% का रिटर्न मिल रहा है और प्रोजेक्ट बी से तुमको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो बताओ ना किस प्रोजेक्ट में तुम इन्वेस्ट करोगे? जो बोल रहा है सर प्रोजेक्ट ए में करेंगे, बेटा तुम गोगा हो, गोगा। इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई नहीं, इसमें करेंगे सर 15% वाले पे। सर सुनिए ना, हम इसलिए 10% बोले कि यहाँ प्रोजेक्ट बी में कैश फ्लो ढंग का नहीं है, हम उस पर बात कर रहे हैं क्या? हम सबका अलग अलग समझा रहे हैं ना। तो मान के चलो दोनों में बाकी सारा कंडीशन सेम है, सिर्फ ये पर्टिकुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला फैक्टर अलग है। तो किस में इन्वेस्ट करोगे? सर तब तो हम बी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। यहाँ कितना चीज लिखता बाबू, यहाँ कितना चीज लिखता, इसीलिए क्या किया, सारी चीजों को एक जगह पे पटक दिया और एक नाम दे दिया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्या भाई क्राइटेरिया देख लो, ये भी तो हमारे क्राइटेरिया ही था कि कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं, जनरेट होगा कि नहीं रेगुलर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो हमारा क्राइटेरिया ही था, तो बोला इन दोनों को तो देखना ही देखना है। और भी जितना सब तरीके का क्राइटेरिया आ सकता है वो भी देखो, कि जो तुम काम कर रहे हो उस काम में मशीन ज्यादा चाहिए कि लेबर ज्यादा चाहिए, मतलब हाथ पैर से काम होगा कि मशीन के द्वारा काम होगा। फिर दूसरा, वहां पर लोन वगैरह लेना पड़ेगा ज़्यादा कि कम लेना पड़ेगा, वहां पर किस लेवल पे काम होगा, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आता है आपके बुक में लिखा हुआ है बाबू, इसमें कुछ नहीं है, इसमें समझाने लायक ही कुछ नहीं है। इसीलिए समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया।
चलो एक बार क्विक रिवीजन दे दी ना सर, ठीक है। लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये हम लोग ये रिलेट करता है कि हम केयरफुली सेलेक्ट करेंगे हमको किस तरीके के एसेट में इन्वेस्ट करना है, करंट एसेट में कि फिक्स्ड एसेट में। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिक्स्ड एसेट जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगा। इसका सर इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का? पहला इंपॉर्टेंस तो ये भाई ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का है। अभी तुम पैसा लगाएगा तो तुमको तुरंत रिटर्न नहीं मिलेगा, समय लगेगा रिटर्न मिलने में। और यहाँ पर छोटा मोटा पैसा नहीं लगता है अगर आप फिक्स्ड कैपिटल में लगा रहे हैं तो। सर हम करेंट कैपिटल में लगाएंगे, करंट एसेट्स में लगाएंगे, तो बाबू वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट एसेट तो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होगा तो ही ना फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा वो। हाँ ठीक है सर, समझ गए। चलो तीसरा हमारे पास रिस्क इन्वर्स, ये समझा है ना। 10 लाख का बिजनेस है तो रिस्क कितना है? 10 लाख। 10 करोड़ का बिजनेस है, रिस्क कितना है? 10 करोड़। तो लार्ज अमाउंट तो ये पहले बोल दिया है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इरिवर्सिबल है, एक बार जो डिसीजन ले लिए हो सकता है कि हम उसको रिवर्स ना कर सके। हाँ हो सकता है कर सके, कभी कभी कर सकते हैं, बट हो सकता है ना भी करें, तब तो फंस गए ना। हाँ सर फंस गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन सा ऐसे फैक्टर है जो मेरे डिसीजन को चेंज कर देंगे? इधर देखो, इधर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से रेगुलर बेसिस पे कैश जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट ये 10% दे रहा है, प्रोजेक्ट भी 15% रिटर्न देगा, हम 15% पे लगाएंगे। तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और भी बाकी सारा चीज़, जैसे लैंड बोल रहे हैं, लेबर से काम कराना है कि मशीन से काम कराना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा क्या, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा क्या, कितना लोन लेना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। एक होता है इंटरेस्ट मिलना और एक होता है कितना इंटरेस्ट हम खुद पे करेंगे लोगों को। तो वो सारी क्राइटेरियाज का भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये हमारा बात खत्म हुआ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। इसके बाद दो और डिसीजन है बेसिकली, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन वाली वीडियो देखनी है तो आपकी स्क्रीन पे आ रही है भाई, क्लिक करके देख लो। और अगर ये चैप्टर शुरू से देखना है तो प्लेलिस्ट आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। और बस आप लोग का प्यार मिल रहा है, वही मेरे लिए बहुत है। सब्सक्राइब कर रहे हो रज के, लाइक भी कर रहे हो, बस एक छोटी सी चीज़ है यार, कमेंट कर लो। चलो थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।